Okay, so hey guys, welcome back to our channel, that is BACM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is a part 2 of chapter number 1 Science for class 10th. So इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि वाई डू वी बैलेंस आर केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग करना सीखेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है. केमिकल इक्वेशन तो क्या होती है वो भी हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, ठीक है ना, कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक वे में उनके सिंबल्स के साथ में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मतलब क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मतलब है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, याद है दो साइड होती थी, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड एक रिएक्शन की. तो उसके जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो भी चीजें हैं उनका मास जो है वो इक्वल होना, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उनके मास का इक्वल होना बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आप अपने नोट्स के अंदर देखिए, जो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2Fe2O3 प्लस 3C गिव राइज टू 4Fe प्लस 3CO2. ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों है वो मैं समझाता हूँ, आप देखते जाओ. Fe को ध्यान दो, दोनों तरफ Fe पर ध्यान दो, ठीक है, Fe यानी आयरन पर ध्यान दो. कितने कितने दिख रहे हैं? एक तरफ आपको रिएक्टेंट साइड में आपको दिख रहा है 2Fe2, तो 2 2 जा 4 हो गया. तो इसी को इक्वेट करते हुए प्रोडक्ट साइड में हमने क्या किया है, 4Fe लिखा है. तो वो 4Fe का मतलब क्या हो गया, अब 4Fe है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया, तो Fe तो हमारा बैलेंस्ड है. ठीक है, दूसरी चीज आप O पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो O कितने हैं, आपको रिएक्टेंट साइड में O3 दिख रहा होगा, लेकिन आप ये मत भूलो कि उसके आगे हमने 2 भी लगाया है, 2Fe2O3 लिखा है ना, तो वो 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो O कितने हो गए, 6. दूसरी तरफ देखो कितने O है, तो वहां पे CO2 और उसके आगे 3 लिखा है, तो 3 2 जा 6, वहां भी 6 है, तो इस तरीके से बैलेंस, तो O भी यहाँ पर बैलेंस है. C देखो, C इस तरफ रिएक्टेंट साइड में 3 है, उस तरफ भी 3 है, बैलेंस है. तो इस तरीके से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, उसके अंदर जो मास होता है वो इक्वल होता है. कुछ डाउट है? क्या डाउट है बोलो. ये रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है मैं बताता हूँ. नॉर्मल रिएक्शन ये है Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू Fe प्लस CO2. ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है. मतलब आसान भाषा में जब आप मतलब कि फेरस ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और Fe अलग हो जाता है, ये वो रिएक्शन है. लेकिन इसको हमें बराबर करने के लिए हमने ये सब आगे लगाए हैं, वो भी आप सीखोगे कि कैसे लगाएं. बट फिलहाल के लिए आपको बस ये सीखना है, ये समझना है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जिसके दोनों तरफ के जो एलिमेंट है ना उनके मास बराबर हो. जो इसमें बराबर दिख रहे हैं ना आपको, बस ये आपको इतना, अभी आपको इतना ही समझना है. इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर है? नेक्स्ट चीज आप ये समझो कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम बोल रहे हैं, हम बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दो ना, है ना. अच्छी भली रिएक्शन थी, Fe2O3 प्लस C गिव राइज टू Fe प्लस CO2, ऐसे ही छोड़ देते. ये बैलेंस कर रही क्यों रहे हैं? तो 9th में याद करो जब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया जा रहा था, तो मैंने आपको बोला था इसे अच्छे से रट लेना, 10th में आते ही काम आएगा, याद है? तो ये वो देखो काम आ गया. ठीक है, तो अगर आप आंसर पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो बस क्या हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. तो अगर हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ मास इक्वल ही है तो फिर हमारे को बराबर तो करना पड़ेगा ना. अगर कहीं हमें दिख रहा है कि बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं. इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो नीचे वो व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी देख लेना. ठीक है, तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और वैसे मैंने बता ही दिया है. बात समझ में आ गई? क्यों करते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, क्योंकि जो मतलब हमारे को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड का बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए हम उसको बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है, क्योंकि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. अब ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये ना एक्चुअली क्या है, ये ना आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, आपकी बुक के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको ये.
बस बुक के अंदर ना एक जगह छोटा सा बस लिखा होगा स्केलेटल इक्वेशन, बस ऐसे लिखा होगा, वो क्या होती है कैसे होती है कुछ नहीं बता रखा, लेकिन पेपर में हर बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अब मैं ऐसे मीनिंग से समझाता हूँ। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? ढांचा, हड्डियों का ढांचा, जिसके ऊपर ना मांस लगा हो, ना आंखें हो, ना बाल हो, कुछ भी ना हो, पर अधूरा है। तो ऐसे ही याद रखो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें कुछ कमियां होती हैं। जैसे 4 तरीके की कमियां होती हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में। नीचे देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो ये 4 कमियां होती है और लिखा भी है, देखो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन व्हिच लैक्स द फॉलोइंग। लैक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको लैक का मतलब नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख दो कमी। ठीक है, तो जिनके अंदर कमी होती है। ठीक है, तो क्या कमियां हो सकती हैं? अगर एक मतलब आसान भाषा में, अगर एक इक्वेशन के अंदर ये 4 कमियां मिलेंगी ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आई? पहली कमी क्या है? मेंशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड कौन सी है और प्रोडक्ट साइड कौन सी है उसका मेंशन ही ना हो, बता ही ना रखा हो कि कौन सी प्रोडक्ट साइड है कौन सी रिएक्टेंट साइड है। अभी याद करो, अगर आपके पास में पिछला वाला नोट्स का पेज हो तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है इक्वेशन के अंदर कि भाई ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है कि नहीं? मतलब किया हुआ है ना। तो वो क्यों किया हुआ है? क्योंकि वो जरूरी है, जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा है। ठीक है ना, तो इसीलिए मेंशन किया जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्टेंट साइड है कौन सी प्रोडक्ट साइड है। दिखा पीछे वाली साइड पे ये। ठीक है, तो इक्वेशन में लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट साइड कौन सी है, प्रोडक्ट साइड कौन सी है। तो अगर ये लिखा होना चाहिए, जिसमें नहीं लिखा होगा वो कौन सी होगी? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग ना हो, जो बैलेंस ना हो वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस का मतलब क्या है? वही कि दोनों तरफ के एलिमेंट का जो मास है वो बराबर ना हो। ठीक है, तो भी उसे क्या माना जाएगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? मेंशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मेंशन ना हो। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट के बारे में मेंशन ना किया गया हो। कैटलिस्ट क्या होता है? याद है लास्ट क्लास में बताया था, जो केमिकल रिएक्शन को करवाए, उसको ड्राइव करे कि केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे हीट हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है ना, चाहे मतलब कि इवेपोरेशन हो गया, कुछ भी तरीके से जो रिएक्शन को करवाए वो कैटलिस्ट है। तो अगर हमने ये कैटलिस्ट मेंशन नहीं किया, जैसे आप चेक करो लास्ट वाले पेज पे जो दिया था उसमें देखो मैंने कैटलिस्ट लिखा हुआ है, हीट है ना, उसमें मेंशन भी किया है कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का मेंशन होना चाहिए। अगर कैटलिस्ट का मेंशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और चौथी चीज क्या है? स्टेट्स का मेंशन होना। ठीक है, तो जो भी स्टेट है उसका मेंशन होना। स्टेट मैंने लास्ट क्लास में देखो वाले पेज पे देखो लिखी हुई है ना स्टेट्स, कि भाई ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ऐसे करके लिखी हुई है। तो दिस मीन्स कि ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये किसी में नहीं मेंशन होगा तो वो क्या होगा? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। बात समझ आ गई? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी आप उसको केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन मानोगे। अगर नहीं होंगी इन 4 चीजें तो आप क्या मानोगे? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब ये थी बैलेंसिंग की सारी थ्योरी। ठीक है, बैलेंसिंग से रिलेटेड सारी थ्योरी थी ये। अब थ्योरी की बात हुई खत्म, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। ठीक है, बैलेंस हम कर कैसे सकते हैं, तो वो समझते हैं। तो आपको ना स्कूल में हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट मेथड्स सिखाएं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आंसर आने की हमारी गारंटी कि हमारा उनका सेम आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तरीका हम वही यूज करेंगे जो सीबीएसई में यूज होता है, 10th के बोर्ड के मार्कशीट में यूज होता है, इवन 10th की जो मार्किंग स्कीम आती है ना उसमें भी वही मेथड यूज होता है। ठीक है, स्कूल में और बुक में जो मेथड दिखा है ना वो बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, वो करने जाओगे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बैलेंसिंग का, या 2 नंबर का आ जाएगा तो कम से कम 5 मिनट खराब कर दोगे। इसलिए वो तरीका सिखा रहा हूं जिसमें आप बैलेंसिंग यूज देखते ही कर दो बस। ठीक है, तो इसलिए इसको समझो कि कैसे करना है। तो ये मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, Fe plus H2O give rise to Fe3O2 Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारी पूरी इक्वेशन हो गई। अब आपको करना क्या है? आपको ना बड़ा सिंपली एक एक एलिमेंट को उठाना है। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या दिख रहा है? Fe यानी आयरन। तो आयरन को पहले देखो, यहां पे आयरन कितने हैं? कुछ नहीं लिखा, कोई मेंशन नहीं है। जहां कोई मेंशन नहीं होता वहां 1 होता है, यानी कि यहां पर Fe कितने हैं? 1 है। इधर Fe कितने हैं? 3 है। हमेशा याद रखो
नोर कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना तो हम यहां पर बना सकते हैं Fe को 3, ना हम इसको घटा सकते हैं। बस हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिशनली जोड़ सकते हैं, मतलब बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं उतना। तो यहां पर क्या है, आप इसको कम तो नहीं कर सकते, हम इसको कम नहीं कर सकते, बट इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने नंबर कम होना उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बस इस Fe के आगे 3 लगा दूंगा। तो जैसे ही इस Fe के आगे 3 लगा, ये कितना हो गया, ये हो गया अब 3Fe। तो इसमें Fe के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 3, और यहाँ पे कितने, 3। तो Fe हो गया बैलेंस। अब दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज क्या है, H यहाँ पे कितना है, 2, वहां कितना है, 2, बैलेंस है, मत छेड़ो। अब O देखते हैं, O यहाँ पे कितना है, एक ही है, कुछ नहीं है तो एक ही है। वहां पे O कितना है, 4। तो यहाँ पे हम इसको तो कम नहीं कर सकते, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे, वही मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब ये आपको समझना है कि आप वो 4 यहाँ बीच में नहीं डाल सकते, ठीक है, बीच में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, H2O इज अ कंपाउंड, जुड़ा हुआ है। तो आपको डालना है तो इसके बाहर डालना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ O कितने हो गए, 4 बन जा, 4 हो गया, तो 4 हो गए O, और वहां पे O कितने हैं, 4। तो ये भी O बैलेंस हो गया। लेकिन अब आप ध्यान दो तो एक चीज गलत हो गई। क्या गलत हुई, अभी हमने चेक किया था कि H2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी H2 था, लेकिन अब आप ध्यान दो, ये 4 और ये 2, 4 2 8 नहीं हो गया। तो यहाँ तो अब H8 हो गए ना, तो वहां पे कितने हैं, वहां तो अभी 2 ही है। तो उसको भी हमें 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ाएंगे। तो वहां पे 8 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 आ गया, बैलेंस हो गए, बैलेंस। समझ में आया बैलेंसिंग, ठीक है। बाकी देखो प्रैक्टिस है, बाकी प्रैक्टिस है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मतलब करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। बट करने का तरीका ये है, और यही सबसे बेस्ट तरीका है। देखते जाओ, कंपेयर करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। शीट में जो पीछे आपको दिए हैं ये पूरे यही है, ठीक है, बस नंबर लगाने हैं उनके आगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।